हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एक बार फिर से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग रिसर्च मेथड इन एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे सिलेबस में हम यूनिट 2 यानी कि प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल पढ़ रहे हैं। और इसका पहला पॉइंट प्लानिंग द रिसर्च स्टडी की वीडियो आपने पिछले क्लास में देखी है। पिछले क्लास में पार्ट 1 था वीडियो का और उसमें हमने देखा कि सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 5 पार्ट्स में। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है पहला, दूसरा डेफिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। ये जो 3 पार्ट थे, रिसर्च प्रॉब्लम, डेफिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, इसको हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मेशन और सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं आपके सिलेबस में पहला पॉइंट ही सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है। आज के वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को कवर कर लेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट यानी कि प्लानिंग द रिसर्च स्टडी का फर्स्ट पॉइंट सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर की स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम इन 2 चीज़ों को कवर करेंगे। स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मेशन, जिसका मतलब ये होता है कि जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को बनाते हैं, जब सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है रिसर्च प्रॉब्लम को बनाना, हम किस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, हमारे रिसर्च का टाइटल क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और दूसरा सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्स क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है, कौन से हमें टॉपिक मिल सकते हैं, कौन सा ऐसा एरिया मिल सकता है जहाँ से हम रिसर्च की समस्या को ढूंढ करके उस पर रिसर्च कर सकें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये सारी चीज़ें रिसर्च के बेसिक्स हैं और ये सारे आपके नेट सेट वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सारी वीडियोस को आप ध्यान से देखिए और जहाँ आपको ना समझ में आए बेझिझक मुझसे सवाल कीजिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मेशन के स्टेप्स क्या होते हैं ये हमें जानना है। आप समझ पा रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है रिसर्च का। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके अपने रिसर्च की प्रॉब्लम का टाइटल बना सकते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एरिया। हमें जब भी रिसर्च की प्रॉब्लम तय करनी होती है कि हम किस टॉपिक पे, किस एरिया पे रिसर्च करेंगे, उसके लिए हमारा सब्जेक्ट एरिया जो है वो तय करना सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम अपने सब्जेक्ट एरिया को आइडेंटिफाई करें। अगर हमारा जो भी सब्जेक्ट एरिया है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, जो भी हमारा एरिया है, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट एरिया को आइडेंटिफाई करें। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला वर्क ही यही होता है। दूसरा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन। दूसरा हम ये देखते हैं कि उस सब्जेक्ट एरिया में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे रिसर्च की जा सकती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, किस प्रॉब्लम पे या किस समस्या पे रिसर्च की जा सकती है। दूसरा हमारा स्टेप यही होता है कि हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करें। सबसे पहले हम ये समझें कि प्रॉब्लम है क्या और फिर हम ये समझें कि प्रॉब्लम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा एरिया है लिटरेचर रिव्यू। तीसरा जो हमें स्टेप उठाना होता है वो देखना होता है कि लिटरेचर रिव्यू, जब भी हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या जब भी हमें फील होता है कि ये एक प्रॉब्लम है जिस पे रिसर्च की जा सकती है, तो हमें ये तय करना बहुत ज़रूरी होता है कि उससे रिलेटेड पहले कोई रिसर्च हो चुकी है या नहीं। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब यही होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी समस्या है, उससे संबंधित जितने भी लिटरेचर हैं, जितने भी पहले रिसर्चेस हो चुके हैं, हम उसका रिव्यू करें। हम देखें कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से संबंधित पहले कौन कौन सी रिसर्चेस हो चुकी है या उस पर पहले क्या क्या काम हो चुका है, उसे हम लिटरेचर रिव्यू कहेंगे। उसके बाद रीडिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम। अगर हमने ऐसी कोई प्रॉब्लम ली है जिस पे पहले से काम हो चुका है और अब इसमें
और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम उस प्रॉब्लम को बदलेंगे, चेंज करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फिर से रीडिफाइन करेंगे। और अगर हमें ये एहसास होता है या ये पता चलता है कि हमने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की है उससे संबंधित किसी भी तरह की रिसर्च नहीं हुई है या उस पर्टिकुलर टॉपिक से या उस पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च नहीं हुई है, तो हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है और लिटरेचर रिव्यू करने के बाद ही हम तय कर सकते हैं कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च करने योग्य है या नहीं। उसके बाद ही हम रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको हम बिल्कुल छोटे तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें ब्रॉड रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेना होता है। मतलब हमें किस एरिया पे रिसर्च करनी है, हमारा रिसर्च एरिया क्या है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, जैसे कि आप लोग एमएड कर रहे हैं, आपका पर्टिकुलर एरिया जो है ब्रॉड एरिया एजुकेशन है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपको अपना स्पेसिफिक एरिया तय करना होगा जिससे कि आप रिसर्च टॉपिक करेंगे। रिसर्च टॉपिक जैसे कि आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको प्राइमरी स्कूल में इंटरेस्ट है, सेकेंडरी स्कूल में इंटरेस्ट है, करिकुलम में इंटरेस्ट है, टीचिंग मेथड में आपको ये रिसर्च करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप एजुकेशन में ही, एजुकेशन हो गया हमारा ब्रॉड एरिया और स्पेसिफिक एरिया हो गया कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस पर्टिकुलर ब्रॉड एरिया के अंदर आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको टीचिंग टेक्निक के बारे में रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, या आपको कैरिकुलम से संबंधित रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, या आपको क्लासरूम एक्टिविटी से संबंधित रिसर्च करने में इंटरेस्ट है, या फिर आपको प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन पे रिसर्च करने में इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आप अपना स्पेसिफिक एरिया तय कर सकते हैं, उससे अपना रिसर्च टॉपिक बना सकते हैं और उसके बाद आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, यानी कि आपका वो रिसर्च टाइटल होगा। तो ये हमारे स्टेप्स हो गए रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मेशन के। इसको देखिए, मैंने इस तरह से आपको एक चार्ट में डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। ये एक पिक्चर है, इसे ध्यान से देखिए कि पहला स्टेप होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एरिया, हमारे सब्जेक्ट एरिया को आइडेंटिफाई करना। दूसरा स्टेप होगा हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। और फिर तीसरा स्टेप होगा हमारा लिटरेचर रिव्यू, उससे संबंधित जो भी पहले रिसर्चेस हो चुकी हैं या जो भी लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है उसको रिव्यू करना और उसके बाद प्रॉब्लम का फॉर्मेशन करना। तो ये हमारे 3 बेसिक स्टेप्स हैं। इसमें चौथा स्टेप जो मैंने आपको बताया था पहले, रीडिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। अगर लिटरेचर रिव्यू में आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, तो फिर उसको आप मॉडिफाई करके रीडिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ को आप समझेंगे कि डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ फील्ड ऑफ रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हम उसको डिटरमाइन करते हैं कि हमारा एरिया ऑफ रिसर्च क्या है। दूसरा, स्टडी ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मेशन में उससे रिलेटेड, उससे संबंधित लिटरेचर को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप इस स्टेप को भूलेंगे नहीं। सबसे पहले हमें क्या डिटरमाइन करना है, एरिया ऑफ फील्ड ऑफ रिसर्च, हमें किस फील्ड में रिसर्च करनी है। दूसरा, स्टडी ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, उससे संबंधित कोई भी लिटरेचर है उसकी स्टडी करना। तीसरा, कांटेक्ट बिटवीन रिसर्चर और प्रोफेसर, उसके बाद आप अपने प्रोफेसर से, अगर आप टेक्निकल रिसर्च कर रहे हैं या डिग्री के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको अपने प्रोफेसर से ज़रूर कांटेक्ट में रहना है। एंड उसके बाद है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस। आप साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस देख लेंगे कि आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च कर रहे हैं उसकी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की जा सकती है या नहीं, और उसकी अभी प्रैक्टिस करने के लिए कोई मटेरियल या कोई टेक्निक्स उपलब्ध है या नहीं। और रिसर्चर का ओन एक्सपीरियंस, रिसर्चर अपने एक्सपीरियंस को भी डिटरमाइन करेंगे। इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं किसी भी एरिया में रिसर्च करने के लिए, तो इसके आप कुछ प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अगर प्रॉब्लम का सिलेक्शन करेंगे तो वो ज़्यादा ही ऑथेंटिक होगी और ज़्यादा ही फ्रूटफुल होगी। सबसे पहला,
आप ये ज़रूर अपने दिमाग में बिठाएंगे कि प्रॉब्लम मस्ट बी न्यू। हम जिस भी एरिया पे रिसर्च कर रहे हैं या हम जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो न्यू हो, ताकि वो रिसर्च हमारे लिए फ्रूटफुल हो, वो रिसर्च हमारे लिए काम की रिसर्च हो और वो कहीं ना कहीं उपयोगी हो। इसलिए हमें ये तय करना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी न्यू। द प्रॉब्लम शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। प्रॉब्लम हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो रिसर्चर के इंटरेस्ट में हो, क्योंकि अगर रिसर्चर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो उस समस्या के समाधान को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करेगा और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएगा। इसीलिए हमेशा प्रॉब्लम रिसर्चर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द प्रॉब्लम मस्ट हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी। वो जो प्रॉब्लम है जिस पे हम रिसर्च करने वाले हैं उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकली यूज़ करने के लायक नहीं है तो फिर उस पर रिसर्च करना बेकार है। दूसरा है इजी टू कलेक्ट प्रॉब्लम डाटा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भी प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहे हैं उसके डाटा को कलेक्ट करना आसान हो। अगर डाटा को कलेक्ट करना मुश्किल है या हम किसी भी वजह से डाटा को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर एक अच्छी रिसर्च नहीं की जा सकती। तो इसलिए हमें इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही अपने प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना चाहिए। और रिसर्चर की क्वालिफ़िकेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर रिसर्चर क्वालिफाइड नहीं है और किसी भी तरह से उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन की कमी है तो कहीं ना कहीं से वो प्रॉपरली रिसर्च नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से रिसर्च जो है वो अच्छी नहीं होती है या बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती है। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और हमारा सबसे बेसिक टॉपिक है सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ से हमें रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है। मतलब आज के समय में अगर हम ये सोचें कि हमें रिसर्च करनी है और हमें एजुकेशन में रिसर्च करनी है तो हम कहाँ से रिसर्च प्रॉब्लम कलेक्ट करेंगे, हमारे कौन कौन से सोर्स होंगे, कौन कौन से स्रोत होंगे जहाँ से हमें रिसर्च प्रॉब्लम कर सकते हैं हम। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सोर्सेस थ्रू विच वी कैन सेलेक्ट रिसर्च प्रॉब्लम इन एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में ब्रॉड एरिया हमारा एजुकेशन है, तो एजुकेशन की फील्ड में अगर हमें रिसर्च करनी हो तो हमारे क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं या कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। सबसे पहला इन कन्फ्लिक्टिंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि परस्पर विरोधी अनुभवों में। कई बार ऐसा होता है कि कोई रिसर्च ऐसी की होती है जिसमें कि एक्सपीरियंसेस का कन्फ्लिक्ट होता है। मतलब ये कि जो भी रिसर्च की गई है उसमें रिसर्चर का अपना एक्सपीरियंस है और दूसरा व्यक्ति जो उसमें रिसर्च कर रहा है उसका एक्सपीरियंस अलग है। तो वो दोनों एक्सपीरियंसेस जो कि अलग अलग हैं उसमें कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ऐसे में एक नया रिसर्चर रिसर्च करके एक नई जानकारी या नई एजुकेशन, नई नॉलेज को कलेक्ट कर सकता है। दूसरा सोर्स क्या होता है हमारा, रिसर्च टिप्स। जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो उसके लास्ट एरिया में या लास्ट में रिसर्च के एंड पार्ट में वो ज़रूर ये लिख देता है कि इससे आगे इस एरिया से संबंधित और कहाँ कहाँ रिसर्च की जा सकती है। तो आप वो रिसर्च के टिप्स को कलेक्ट करके रिसर्च कर सकते हैं। तीसरा, पूर्ण हो चुके अनुसंधान कार्य में जो रिसर्च वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है उसमें भी बहुत सारा ऐसा एरिया मिल जाएगा आपको जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण और रिक्तताओं या कमियों में। जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है उसमें जो एक्सप्लेनेशन किए गए हैं या उसमें कोई अगर शॉर्टकमिंग्स आ रही है और आप ये फील करते हैं कि उसमें इस चीज़ की शॉर्टकमिंग्स है, उस शॉर्टकमिंग्स को पूरा करने के लिए या उसकी एक्सप्लेनेशन को और ज़्यादा कंप्लीट करने के लिए, वेरीफाइड करने के लिए आप उस एरिया में या उस टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंशिएंट प्रिंसिपल्स, यानी कि प्राचीन सिद्धांतों में। प्राचीन सिद्धांतों में आपके विचारों से कुछ सही भी हो सकते हैं, कुछ सही नहीं भी हो सकते हैं। तो जो भी प्रिंसिपल्स आपको लगता है कि सही नहीं है या इस पे और ज़्यादा खोज करने की आवश्यकता है, और ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है, तो उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है कक्षा, विद्यालय या समुदाय में, किसी भी क्लास में, कम्युनिटी में या स्कूल्स में से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। वो भी हमारा एक सोर्स है। आपका क्लासरूम एक सोर्स है, स्कूल एक सोर्स है, कम्युनिटी एक सोर्स है जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है करिकुलम इंस्ट्रक्शन, हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, जिस पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल का पाठ्यक्रम हो, चाहे वो कॉलेज का पाठ्यक्रम हो, उससे संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो भी आपका एक एरिया है।
या सोर्स है जहाँ पे आप रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है आपको और आप रिसर्च उसमें कंडक्ट कर सकते हैं। गुड बार के अनुसार, गुड बार जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उनके अनुसार आप कहाँ कहाँ रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहला विशेष अध्ययन, अगर आपको किसी भी चीज़ का स्पेशलाइजेशन में कोई चीज़ जाननी है या उसमें रिसर्च आप कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के स्पेशलाइजेशन में आप रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुसरण, यानी कि परसुएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आज की डेट में दिए जा रहे हैं या करवाए जाते हैं, अगर उससे संबंधित आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी है, किसी भी चीज़ में सुधार करना है, तो आप उससे संबंधित भी रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है अध्ययन कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ रीडिंग। अगर प्रोग्राम ऑफ रीडिंग से संबंधित जो भी अध्ययन कार्यक्रम होते हैं उससे संबंधित आपको ये महसूस होता है कि इसमें और ज़्यादा फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है, तो आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान क्रियाओं और आवश्यकताओं पर विचार। आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है या और जो एग्जिस्टिंग नीड्स है, आज हमारे जो आवश्यकताएं हैं, उससे संबंधित अगर आपको ये रिक्वायरमेंट या ये आवश्यकता महसूस हो कि इसमें और ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है, तो आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। ज्ञान के किसी क्षेत्र का विश्लेषण, आप ज्ञान के किसी भी एरिया को एनालिसिस कर सकते हैं, एरिया ऑफ नॉलेज को एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी आपका एक सोर्स है जिस पे आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्म्युलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान की पुनरावृत्ति अथवा प्रसार, यानी कि रिपीटेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोई भी रिसर्च जो कि पहले हो चुकी है उसको हम रिपीटेशन के तौर पर भी नई रिसर्च कर सकते हैं या फिर उसमें एक्सपेंशन के लिए भी नई रिसर्च कर सकते हैं। अगर हमें ये महसूस हो कि ये रिसर्च जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं है, इसमें और भी नॉलेज की ज़रूरत है या इसमें और ज़्यादा अनुसंधान की ज़रूरत है, तो ऐसे में हम जो भी अनुसंधान हो चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रसार के लिए, उसको और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी सत्यता को भी चेक करने के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है अध्ययन अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र, ऑफशूट ऑफ स्टडीज अंडरवे। अध्ययन के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप एजुकेशन में हैं, एजुकेशन के अंदर कई तरह के सब टॉपिक्स होते हैं। उन सब टॉपिक्स में आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं। उन सब टॉपिक में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका पाठ्यक्रम आ जाएगा, टीचिंग मेथड्स आ जाएंगे। टीचिंग मेथड्स के अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, किसी भी तरह के एजुकेशन एरिया पे आप रिसर्च कर सकते हैं, जो कि अलग अलग एरियाज़ हैं स्टडीज़ के, एक छोटे मोटे एरियाज़ हैं। उन सभी एरियाज़ के अंतर्गत आप रिसर्च कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये सब हमारे सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं। ये सब वो सोर्सेज हैं जिसके द्वारा आपको एक सोर्स मिलता है, एक स्रोत मिलता है जिसमें कि हम रिसर्च की प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं और हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी रिसर्च प्रॉब्लम को हम फॉर्मुलेट करते हैं तो हमारे लिए ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि हम रिसर्च के प्रॉब्लम को स्टेप वाइज फॉलो करें और उसके सोर्सेज को ध्यान से देखें, समझें और पर्टिकुलर जिस एरिया में रिसर्च की ज़रूरत है उसी एरिया पे रिसर्च किया जाए, ताकि हम अच्छी रिसर्च कर सकें और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी हमारे पास अच्छे निकल के आएँ। तो आज हमारा सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। हम आगे के वीडियोस में देखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर का पर्पस और रिव्यू ऑफ लिटरेचर के सोर्सेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह से आपको कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, तो आप बेझिझक मुझसे अपने सवाल कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।